नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 24 मार्च से लेकर 30 मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते तक भारत के न्यूज चैनलों और अखबारों में तबलीगी जमात को लेकर जो कवरेज हुआ है उसे फिर से पलटकर देखने की जरूरत है। इस कवरेज के बहाने झूठी खबरें और अफवाहों को हवा दी गई, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत और घृणा फैलाई गई। नतीजा यह हुआ कि अच्छे भले लोग भी सब्जी किससे खरीदनी है, बाल किससे कटवाना है, इसके लिए उसका मजहब पूछने लगे। यही नहीं, सरकार की तरफ से भी इसे हवा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संक्रमित मरीजों की संख्या में अलग से तबलीगी जमात के लोगों की संख्या दी जाने लगी। इस कारण लोगों में इस तरह की और धारणा फैलने लगी, जबकि यह वो समय था जब सरकार की जवाबदेही तय की जाती, सवाल किए जाते, लेकिन मीडिया ने उन सवालों पर पर्दा डालने के लिए तबलीग को सहारा बना लिया। इसका नतीजा क्या निकला? सांप्रदायिक सौहार्द और खराब हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खबरों से हम सभी को शर्मिंदा होना पड़ा, अगर शर्मिंदा होते हैं तो। लेकिन हुए तो हैं कुछ, तभी तो जिन चैनलों ने इन अफवाहों को हवा दी, अब वही एंकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक या दो या तीन के किसी को हो जाने से पूरे समुदाय को आप बदनाम नहीं कर सकते। करने वाले वही थे। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो रिसर्च से निकलकर आज आई है, बल्कि पहले दिन से यह बात कही जा रही थी कि यह रोग किसी को भी हो सकता है। दिल्ली के सुल्तानपुरी सेंटर में कोरोना से ठीक हो चुके तबलीग के 4 सदस्यों ने अपना प्लाज्मा दिया है। 300 से अधिक तबलीग के सदस्यों ने दिल्ली सरकार के सहमति फॉर्म पर साइन किए हैं, जो प्लाज्मा दान करने के लिए तैयार हैं। क्या कोई इस आधार पर प्लाज्मा लेने से अब मना कर सकता है, जिस आधार पर कई हाउसिंग सोसाइटी में लोग हिंदू नाई और हिंदू सब्जी वाले का भेद कर रहे हैं? तमिलनाडु के 40 साल के मोहम्मद जाफर ने कहा कि वो प्लाज्मा देना चाहते हैं। डेक्कन हेरल्ड में इनकी खबर छपी है। किसी की जान बचाने के लिए भी और संदेश देने के लिए भी कि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। तमिलनाडु में भी जमात में शामिल कई तबलीगियों ने अपनी तरफ से कहा है कि वे प्लाज्मा देना चाहते हैं। 21 अप्रैल को तबलीग के प्रमुख साद ने भी प्लाज्मा देने की, दान करने की अपील की थी। वैसे इन लोगों के खिलाफ ईडी में भी कार्रवाई चल रही है। सोचिए, जिन चैनलों पर तबलीग को लेकर अफवाहें फैलाई गईं, वो अब भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान कराने के बाद ढोंग कर रहे हैं जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। अब आते हैं तालाबंदी पर। तालाबंदी जब की गई तो उसके कुछ मूल उद्देश्य थे कि बीमारी के प्रसार को और उसकी गति को रोकना है, उसकी कड़ी को रोक देना है और इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी मेडिकल तैयारियों को दुरुस्त करना है। हमारी मेडिकल तैयारी इन 21 दिनों में, 1 महीने से ज्यादा समय में कितनी बेहतर हुई है। उन क्वारंटीन सेंटर से जो आ रही हैं खबरें, वो बता रही हैं कि हम अभी भी अपनी इस व्यवस्था को शिकायत मुक्त नहीं कर पाए हैं। उसे फोटो आप तस्वीर खिंचाओ, ट्विटर पर डालो नीति के तहत ही हम उसे एक तरह से बरत रहे हैं। जब प्रेस अपना काम करना बंद कर दे तो मरीजों के पास वीडियो बनाकर वायरल कराने के अलावा दूसरा हथियार नहीं बचा है। यूपी के इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से वायरल हुआ यह वीडियो बता रहा है कि हम अभी भी कोविड-19 को मजाक समझ रहे हैं। वार्ड के बाहर कचरा जमा है, बाथरूम में गंदगी बेखौफ फैली हुई है। यही नहीं, मरीज डॉक्टरों के ना आने से लेकर भयानक लापरवाही की शिकायत भी कर रहे हैं। जांच करने गए अधिकारी ने भी माना कि मरीजों को समय से खाना नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मी दिन में 1 बार आता है। यूपी से यह कोई पहला वीडियो नहीं है। बरेली और रायपुर से डॉक्टरों को वीडियो वायरल करना पड़ा था ताकि उनकी कोई सुन ले। रविवार को आगरा से जो वीडियो वायरल हुआ वो भयानक है। शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत रजिस्टर्ड हिंदुस्तान कॉलेज का यह वीडियो देखिए। पीपीई किट पहनकर गेट के बाहर से खाना और पानी फेंक रहा है। गेट के उस तरफ क्वारंटीन किए गए मरीज कैदियों की तरह हाथ निकालकर पानी का बोतल और भोजन का पैकेट खींच रहे हैं। देह से दूरी का पालन ध्वस्त हो गया है। मरीज एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। यह वीडियो भी सही पाया गया है और ठीक करने का दावा किया गया है। एक वीडियो सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी का वीडियो है तो इसे यूपी तक सीमित ना समझें। मरीजों ने कहां से क्वारंटीन सेंटर की हालत के वीडियो वायरल किए हैं, उनका हिसाब नहीं। जिस क्वारंटीन सेंटर को बनाने और चलाने में कुछ खास नहीं लगता, उसमें भी हम मुस्तैद नहीं हैं। 21 अप्रैल को आगरा के मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था कि आगरा कहीं चीन के वुहान जैसा ना बन जाए, आगरा को बचा लीजिए। तैयारियां जो हैं वो दिखावे के लिए हैं। इसका मतलब कोई व्यवस्था में अलर्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी उस वक्त आगरा को एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा था।
यह उस आगरा से वीडियो आया है जिसके बारे में 11 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा खासा समय देकर बताया कि कैसे आगरा एक मॉडल बन गया है। लव अग्रवाल ने बताया था कि कैसे 9 लाख लोगों का सर्वे हुआ, स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम है। दिल्ली में सुनकर वाकई लगा कि आगरा में कोई मॉडल बन गया है। उसके बाद आगरा की चर्चा गायब हो गई। 11 अप्रैल को जब आगरा मॉडल का जिक्र हुआ था तब वहां 92 मामले सामने आए थे और 1 मौत हुई थी। आज आगरा में संक्रमित मरीजों की संख्या 381 हो गई है और मरने वालों की 10%। में देखें तो आगरा में 11 अप्रैल से लेकर अब तक मरीजों की संख्या में 300% से अधिक की वृद्धि हो गई है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है वो जमीन पर जाते जाते काफी कुछ बदल जाता है। अब आते हैं वेंटिलेटर पर। आप जानते हैं कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या उतनी नहीं है जितनी बताई गई थी, जितना अनुमान किया जा रहा था। शायद उतने वेंटिलेटर की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन वेंटिलेटर का कितना इंतजाम हुआ है हम इसकी ताजा स्थिति से देख सकते हैं कि हमने तालाबंदी के दौर में अपनी मेडिकल तैयारियों को कितना दुरुस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दिया है उसका आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। सरकार ने 52,094 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से 30 अप्रैल तक 10,500 वेंटिलेटर भारत पहुंचेंगे। 30 मई तक 18,000 वेंटिलेटर और 30 जून तक 20,000 वेंटिलेटर आ जाएंगे। 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी लव अग्रवाल ने कहा था कि 49,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को 20,52,417 N95 मास्क दिए हैं और 2,83,910 PPE किट दिए हैं। यानी 30 जून तक सभी वेंटिलेटर नहीं आ सकेंगे। अच्छी बात है कि इसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ रही है। यही नहीं, अगर हमें यह पता चलता कि कोविड-19 की लड़ाई में एम्बुलेंस के ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक कितने लोग शामिल हैं और उसके अनुपात में ये जो 3 लाख PPE किट दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से देश भर में, वो पर्याप्त है या नहीं। तो सुनने में यह संख्या भले बड़ी लग सकती है 3 लाख, मगर इसका हम अर्थ अन्य सवालों के बगैर सही नहीं समझ सकते हैं। अब आते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट पर। आपने खूब सुना होगा कि राज्य सरकारें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं कि वो रैपिड टेस्टिंग किट शुरू करने जा रही हैं। क्या हुआ उसका? जब चीन से रैपिड टेस्टिंग किट मंगाया गया तो उसमें खराबी निकल गई और रोक देना पड़ा। और अब इस एंटीबॉडी टेस्ट किट के वापस किए जाने की खबर आ रही है। इसके कारण कितना समय हाथ से निकल गया यह पता नहीं। यही नहीं, एनडीटीवी के अरविंद गुणाशेखर की रिपोर्ट ने एक और राज खोल दी है। इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में भी सरकार दुगने दाम में टेस्ट किट खरीद रही थी और सरकार को कोई दुगने दाम में टेस्ट किट बेच रहा था और मुनाफा कमा रहा था, जबकि उससे अच्छी क्वालिटी का किट दक्षिण कोरिया से कम दाम पर मिल रहा था। भारत ने 6,50,000 रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगाए। मैट्रिक्स कंपनी ने चीन से आयात किया। एक किट खरीदा 245 रुपए में, उसे लेकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर रियल मेटाबॉलिक्स को दिया और भारत सरकार को उसने 600 रुपए में बेचा। जब तमिलनाडु सरकार ने एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ऑर्डर दिया तो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूटर में झगड़ा हो गया, मामला कोर्ट में चला गया। एक घटिया किट दुगने दाम में बेचे जाने का खेल अदालत के सामने खुल गया। शुरू से ही चीन के टेस्ट किट और दाम को लेकर विवाद हो रहे थे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया था कि दक्षिण कोरिया से उनकी सरकार मात्र 337 रुपए में टेस्ट किट खरीद रही है। If not for these quality issues, government would have ended up paying 140% more than the value of these kits. Sources now tell NDTV that government is now focusing on procuring antibody kits with better quality from South Korean firms. With camera person Joseph, this is Arvind Gunasekhar for NDTV. क्या यह संख्या हमें आश्वस्त करती है कि हम तालाबंदी हटा सकते हैं, उसमें ढील दे सकते हैं या उसका स्वरूप बदल सकते हैं? स्वरूप हम बदल भी रहे हैं। राज्यों के स्तर पर हमें आंकड़े तो मिलते हैं कि महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, उसके पीछे दिल्ली और गुजरात में कंपटीशन बना हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ बड़े शहरों का आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि भले ही कुछ जिलों में इसकी आहट ना हो, लेकिन उन बड़े शहरों में जरा भी हम ढिलाई नहीं बरत सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद में 12 अप्रैल की शाम संक्रमित मरीजों की संख्या 283 थी, लेकिन 26 अप्रैल को 2,181 हो गई। 14 दिनों में अहमदाबाद में संक्रमित मरीजों की संख्या 670% बढ़ी है। इंदौर में 13 अप्रैल को संक्रमित मरीजों की संख्या 328 थी, 27 अप्रैल को 1207 हो गई। 14 दिनों में इंदौर में संक्रमित मरीजों की संख्या में 267% की वृद्धि हो गई। 14 अप्रैल को पुणे में 325 मामले सामने आए थे,
27 अप्रैल को वहां मामलों की संख्या 1319 हो गई। 13-14 दिनों के भीतर पुणे में 300 से अधिक प्रतिशत की दर से मामले बढ़े। मुंबई में 30 दिन लगे थे पहले केस से 1000 होने में, उसके बाद 6 दिनों में 2000, फिर 4 दिनों के भीतर 3000, फिर अगले 3 दिनों के भीतर 4000 और फिर मात्र 2 दिन में 4000 से यह संख्या 5000 हो गई। पूरे भारत में जितने केस हुए हैं उसका 13.8% मुंबई में हुआ है। संख्या लगातार बदलती रहती है, जोड़ घटाव में कुछ कमी हो सकती है। तो आपने देखा कि मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे या फिर आगरा या फिर इंदौर, इन शहरों के हिसाब से देखें जो एक तरह से आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, नहीं लगता कि हम तालाबंदी को लेकर उदासीन हो सकते हैं या ढीले हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने चौथी बार भारत के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। मुख्यमंत्रियों ने तालाबंदी को लेकर तरह तरह के सुझाव दिए। कोई बड़ा फैसला अभी नहीं हुआ है सार्वजनिक जानकारी तक, और प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको मिलकर एक नई नीति बनानी होगी और रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटकर काम करना होगा। रेड से ऑरेंज में लाना होगा, ऑरेंज से फिर ग्रीन में लाना होगा, तभी हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। यह जानकारी इसलिए भी दी ताकि एक तस्वीर बने कि भारत में तालाबंदी के भीतर भी कई प्रकार की तालाबंदियां हैं। एक स्तर पर भारत बंद नजर आता है, लेकिन बहुत निचले स्तर पर भारत आपको चलता फिरता नजर भी आता है। खेती का काम चल रहा है, खेती के गराज और उपकरण की दुकानें भी खुली हुई हैं। प्रधानमंत्री भले कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास थोड़ा थोड़ा चिंतित होने लगा है। वो भले प्रदर्शन नहीं कर रहा है और ना ही अमेरिका के मिडिल क्लास की तरह चाहता है कि उसे $1200 मिले, ऐसी बात उसने कभी की भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे फीस देने में दिक्कतें आ रही हैं, ईएमआई देने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि नौकरियां चली गई हैं और सैलरी कम हो गई है। तो उसकी चिंताएं अब धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।